हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण टेट्स प्लानेट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक हिंदी का सबसे बेसिक टॉपिक या सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर, जहां से हिंदी का पूरा बेस बनता है, हिंदी के पूरे अल्फ़ाबेट की जानकारी हमें मिलती है। तो उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस चैप्टर में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सके, यहाँ से आपका हम बेस क्लियर कर सके, ताकि आपके जो नॉलेज है वो बढ़े और आपके जो अंडरस्टैंडिंग हो वो पूरी तरीके से क्लियर हो। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज इस चैप्टर में हम पूरे अल्फ़ाबेट जो चैप्टर है हिंदी का सबसे फर्स्ट, उसको एंड कर दिया जाए। और तो प्लीज़ लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है वर्णमाला, जो हिंदी का सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है, जिसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, अल्फ़ाबेट या वर्णमाला। इसको समझने से पहले हम सबसे पहले ध्यान देते हैं इस शब्द पर। यहाँ पर जो वर्ण लिखा है, हम सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। तो वो परिभाषा के आधार पर बताना मेरा मकसद नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं कोई एक नाम, वो मैंने लिया राम, ठीक है। हम इसमें देखें कि राम नाम में एक तो रा और माँ, दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दो वर्णों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षर। यहाँ पर रा और माँ, इनका जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर हम बोलते हैं इन्हें अक्षर। लेकिन अब कितने अक्षर हैं, यहाँ पर दो अक्षरों का प्रयोग हुआ है। लेकिन वहीं हम बात करें इस राम को लिखने के लिए, तो रा, आ, मा और आ, जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं इसके वर्ण के आधार पर, तब हम बात कर रहे होते हैं वर्ण की। तो अब हम देख रहे हैं कि राम शब्द को लिखने के लिए हमें दो अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं हमें राम शब्द को लिखने के लिए जब हम वर्ण में बात करें तो हमें चार वर्णों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि अक्षर से भी छोटा जो होता है वो होता है, क्या होता है, वर्ण। तो यहाँ से हम समझ चुके होंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वर्ण। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या फिर हम इनको ध्वनि भी बोलते हैं। यहाँ से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। लेकिन हम जब बात करें उच्चारण के आधार पर देखें या फिर हम लेखन के आधार पर देखें, तो अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। वहीं हम लिखित रूप में अगर बात करें या लेखन के आधार पर हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि वर्ण क्या है। हम अब बात करते हैं इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, वर्णमाला। वर्णमाला से हम क्या समझते हैं? तो हमने अभी तक देखा इन जो वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए। यदि वर्णों को समूह में व्यवस्थित कर दिया जाए तो वही चीज़ क्या बन जाती है, वर्णमाला बन जाती है। तो हम यहाँ पर वर्णमाला क्या होती है उसके बारे में जान चुके होंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है वो आपने अभी हमने देखा। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि वर्ण कितने होते हैं। अगर हम देखें मूलतः हिंदी में, तो वर्णों की जो संख्या होती है वो दो आधार पर डिपेंड होती है। हम बात करें पहली उच्चारण के आधार पर, और वहीं हम बात करें लिखित रूप में या लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर हम बात करें वर्णों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर, जिनमें 10 स्वर होते हैं और प्लस 35 व्यंजन होते हैं। याद रखना, यहाँ से पेपर में
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। वहीं हम बात करें लिखित रूप में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो लिखित रूप में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52। इन 52 में 13 स्वर होते हैं प्लस 35 व्यंजन होते हैं, और इसके अलावा इसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी पाए जाते हैं, मतलब 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है, और कितने स्वर होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 4 संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, वहीं लेखन के आधार पर या लिखित रूप में वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब हम देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें सामने आई है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये स्वर और ये व्यंजन 2 नए शब्द हमारे सामने निकल कर आए हैं। अब हम इनको देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्वर, जिसे हम वोवेल्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, तो पहली चीज तो ये याद रखना कि स्वरों की जो संख्या होती है परंपरागत रूप से या मूलतः हिंदी में 13 स्वर माने गए हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो यहाँ से ये दोनों चीज भी याद रखना, 13 स्वर कौन से होते हैं, और जब हम उच्चारण की बात करें तो 10 स्वर होते हैं। तो 10 में से वो 3 से कौन से स्वर नहीं होते हैं, हम उन पर भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो हमारे साथ आप क्या करें, आप बने रहें। अब हम 13 स्वर की बात करें तो सबसे पहले 13 स्वर की बात करने से पहले कि कौन कौन से होते हैं, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें भाषा में बोलने के लिए सिर्फ जिन स्वतंत्र वर्णों की जरूरत होती है उन्हें हम स्वर बोलते हैं, मतलब जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, जो पूरी तरीके से जिनका उपयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अभी मैंने बताया मूलतः हिंदी में 13 स्वर होते हैं, और अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो वही संख्या कितनी हो जाती है, इनकी 10 हो जाती है। अब 13 स्वर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। आ से लेके आह तक हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब हमने काउंट किया तो हमने देखा जो स्वरों की संख्या होती है वो 13 होती है, जो इस प्रकार से होती है, आ से लेके आह तक स्वर माने जाते हैं। हम बात करें उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर हम नॉर्मली ऋषा ऋषि और इन दोनों स्वरों को काउंट नहीं करते, मतलब ये 3 स्वर हटा दिए जाते हैं जब हम उच्चारण की दृष्टि से बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 13 स्वर कौन कौन से होते हैं, वहीं उच्चारण के आधार पर 10 स्वर कौन कौन से होते हैं। अब हम स्वरों का वर्गीकरण पर बात करते हैं कि स्वर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधार पर वोवेल्स को वर्गीकृत किया गया है, स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम देखते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद दिलाता हूँ इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपका क्लियर नहीं होगा। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, बस कंडीशन ये है कि आपको लास्ट तक हमारा साथ देना पड़ेगा। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स
तो सबसे पहले हम बात करें उच्चारण काल के आधार पर। अगर हम बात करें उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण काल के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है, स्वर के जो प्रकार होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर मतलब ये है कि जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, तो किस स्वर को बोलने में कितना टाइम लगता है, उसका जो टाइम पीरियड है उसके आधार पर यहाँ पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम देखते हैं कौन सा वर्ण किस स्वर की या किस श्रेणी में आता है। तो ह्रस्व स्वर की बात हम करें तो इसमें हम बात करें आ, ई या उ। इस प्रकार के स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं, या हम इनको नॉर्मली बोल सकते हैं कि एक मात्रा वाले स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनको उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, इसीलिए हम इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। हम बात करते हैं अब दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में हम देखते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब जो स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। दीर्घ स्वर की श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर इनका जो उच्चारण काल है वो ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा होता है। ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा समय में इनका उच्चारण होता है, या हम बोले मात्रा के आधार पर तो यहाँ पर 2 मात्रा वाले स्वर आते हैं, इसलिए हम इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट स्वर प्लुत स्वर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं या फिर हम नॉर्मली देखते हैं, जब हम किसी को क्या करते हैं दूर से बुलाते हैं या किसी को हम पुकारते हैं तो हम उसका नाम बहुत ज़्यादा खींचते हुए लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं राम, अगर हम बुला रहे हैं तो उसको बुलाने में जो उच्चारण होगा वो वहीं पर हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उसका नाम पुकारते हैं। तो जहाँ पर हम पुकारने जैसी चीज़ की क्रिया करते हैं वहाँ पर प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि उच्चारण काल के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया और उसमें कौन कौन से स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, कौन से स्वर किस श्रेणी में आते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम इसके दूसरे आधार पर चलते हैं। तो दूसरे श्रेणी में देखें तो जीव के आधार पर भी यहाँ पर बांटा गया है। जीव के आधार पर या जीव के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से मैं नॉर्मली बता दूंगा जल्दी कि किस प्रकार से। तो सबसे पहला होता है यहाँ पर अग्र स्वर, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से मैक्सिमम टाइम होता ही नहीं है ऐसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है मैं उसको लेकर वहाँ पर चलता हूँ आपको लेकर। अब हम बात करते हैं अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। तो मैं इसमें नॉर्मली ऊपर से थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अग्र स्वर वो होता है जिसमें हम जीभ के प्रयोग के आधार पर बात कर रहे हैं, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हम जीभ के आगे का हिस्से के उपयोग करते हैं तो उनको हम बोलते हैं अग्र स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का उपयोग होता है उसको हम बोलते हैं मध्य स्वर। वहीं पश्च स्वर की बात करें तो जिनका उपयोग हम जीभ के उच्चारण करने में जीभ के पश्च वाले भाग का उपयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं पश्च स्वर। अब तीसरा हम बात करें तो मुख्य द्वार के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। मुख्य द्वार के आधार पर भी स्वर का वर्गीकरण किया गया है, और यहाँ पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। 4 प्रकार कौन से होते हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहला होता है संवृत, जिसे हम बोलते हैं ओपन। दूसरा होता है अर्ध संवृत,
दूसरा होता है अर्ध संवृत्त, जिसे हम हाफ ओपन बोलते हैं। सॉरी, संवृत्त नहीं, इसको विवृत्त बोलते हैं, इसको विवृत्त बोलते हैं, और ये हो जाएगा अर्ध विवृत्त। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है संवृत्त, जिसे हम क्लोज बोलते हैं, और चौथा जो टाइप होता है वो होता है हाफ क्लोज, जिसे हम अर्ध संवृत्त बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो नॉर्मली मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी बता देता हूँ। मुख्य द्वार के आधार पर मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं हम, उसमें हमारा जो मुख्य द्वार होता है वो कितना खुलता है, या पूरा खुलता है हमारा मुख्य द्वार, या आधे मुख ओपन करके भी हम किसी शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर किसी शब्द का उच्चारण करने में मुंह पूरी तरीके से ना भी खुलता हो और हम उस शब्द का उच्चारण कर देते हो। तो इस प्रकार से मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ओपन की अगर हम बात करें तो इसमें जब हम इस स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख्य द्वार होता है वो पूरी तरीके से ओपन होता है। जैसे हम इसका उदाहरण या बात करें आ, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो इस टाइम हमारा मुख्य द्वार पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, इसलिए हम इसको विवृत्त श्रेणी में रखते हैं, या विवृत्त के प्रकार में इसको शामिल किया जाता है। अर्ध विवृत्त की अगर हम बात करें तो इसका उच्चारण में हमारा जो मुंह होता है, जो मुख द्वार होता है वो आधा ओपन होता है, इसीलिए हम इसको अर्ध विवृत्त की श्रेणी में रखते हैं। वहीं संवृत्त की हम बात करें तो इस प्रकार के स्वरों को जब हम उच्चारण करते हैं तो इस तरीके का जो स्वर होता है उसके उच्चारण में जो मुंह पूरी तरीके से क्लोज होता है। जैसे हम बात करें ऊ को जब हम बोलते हैं, या हम बात करें ई, इन शब्दों का या इन वर्णों का या इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरी तरीके से ओपन नहीं होता है, इसीलिए हम इनको संवृत्त बोलते हैं। और हाफ क्लोज में ऐसे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख आधा बंद होता है, तो हम इनको, जैसे हम बात करें ओ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ए, औ, यहाँ पर हम ले लेते हैं ओ। इस तरीके से इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब हम इसके आगे चलते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण और कितने आधार पर किया गया। तो अभी तक हमने देखा हर उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख्य द्वार के आधार पर, 3 प्रकार से हमने देख लिया, जो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं गया। बाकी जो काम की चीज़ होगी वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डीपली जाकर बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन में, स्वरों का क्लासिफिकेशन में अब कौन से प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया। तो हम चौथे टाइप की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, और जब हम 5वें की बात करेंगे, 5वें में जो आता है जिनको हमने 2 श्रेणियों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण, जिसे हम बोलते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर अब हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और प्राणत्व के आधार पर तो मैं बता ही चुका हूँ, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार, तो यहाँ पर हम घोष का अगर मतलब देखें तो जो घोष का अर्थ होता है वो होता है स्वर तंत्रों से श्वास का कंपन। इसका जो मतलब होता है वो होता है स्वर तंत्रों से श्वास का कंपन। मतलब स्वर तंत्र क्या, जो कंठ के भीतर का हिस्सा होता है, कंठ के भीतर का जो हिस्सा होता है जहाँ पर से स्वर का उच्चारण होता है या किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है, वहाँ सांस और स्वर तंत्रों के बीच में यदि किसी शब्द के उच्चारण में या किसी स्वर के उच्चारण में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो ऐसे स्वरों को हम सघोष की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। मतलब कि उच्चारण करते समय यदि स्वर तंत्रों में कंपन होता है तो वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं? सघोष की श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर स्वर तंत्रों में और श्वास के बीच कंपन ना होता हो शब्दों के उच्चारण करने में या किसी वर्णों के उच्चारण में, तो उनको हम अघोष की श्रेणी में रख देते हैं।
तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि घोष क्या होता है, घोषत्व के आधार पर किस प्रकार से यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि जो सघोष है, यहाँ पर जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष की श्रेणी में आते हैं। सभी स्वर सघोष की श्रेणी में आते हैं, यहाँ से याद रखना। अब हम बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर तो प्राण का मतलब यहाँ पर होता है हवा। प्राण का मतलब यहाँ पर होता है हवा। अब हम इसको किस प्रकार से बांटा गया है, तो इसको दो प्रकार से बांटा गया। पहला आता है अल्प प्राण, दूसरा आता है महाप्राण। अब अल्प प्राण क्यों और महाप्राण क्यों, ये कैसे नाम पड़े, अब हम इनके बारे में देखते हैं। तो यदि हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और स्वर का उच्चारण करते समय यदि मुंह से कम हवा निकलती हो, हमने देखा प्राणत्व का मतलब यहाँ पर प्राण शब्द का यूज हुआ है जिसका मतलब होता है हवा। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलती हो तो वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण करते समय मुख से ज्यादा हवा निकलती हो तो हम उन्हें महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। तो दूसरी चीज आपको ये नोटिस करने वाली है कि जहाँ अल्प प्राण होता है मतलब स्वर जो होते हैं वो पूरे क्या कहलाते हैं, पूरे अल्प प्राण होते हैं। मतलब कि इनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, इसीलिए पूरे स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण में मुख से उच्चारण करते समय ज्यादा हवा निकलती है, इसलिए हम इनको महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। अभी तक हमने देखा घोषत्व और महाप्राण, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। घोष में भी दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं। प्राणत्व के आधार पर भी हमने देखा अल्प प्राण और महाप्राण, दो भागों में इनको बांटा गया है। दोनों में कैसे कैसे स्वर आते हैं तो हमने अभी तक देखा। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार से। जो अगला प्रकार बांटा गया है वो उच्चारण के आधार पर। अब उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है तो याद रखना। अब यहाँ से थोड़ा सा मेरी बातों को अच्छे से सुनना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी होती है। जितनी होती है हम यहाँ पर लिख लेते हैं आ दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सब समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये चैप्टर में आपका पूरी तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले 13 जो स्वर मैंने बताए थे वो 13 के 13 स्वर मैं यहाँ लिख चुका हूँ। हम बात करें आ और बड़े आ की, तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ से। हम इनका जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसका कंठ से। हम ई और बड़ी ई की बात करें तो जो इनका उच्चारण स्थान होता है वो होता है तुला से। ऊ और बड़ा ऊ की बात अगर हम करें तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ओष्ठ से। अब हम ए और ऐ की बात करें तो अभी तक दोस्तों हमने जब संधि पढ़ी होगी तो हम देखते थे संधि में कि आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो वही उसी तरीके से हम यहाँ पर देखें कि आ और ई मिलकर क्या बनेगा, ए बनेगा। मतलब ये है कि इसका जो उच्चारण होता है वो होता है कंठ प्लस तुला से। कंठ प्लस तुला नहीं, इसको सॉरी तालु बोलते हैं। सॉरी थोड़ा सा गलत उच्चारण कर दिया मैंने, इनको हम बोलते हैं तालु। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु से। अब हम देखते हैं ओ और औ कैसे बनता है।
और औ जो बनता है वो हमने देखा कि जब हम संधि पढ़ते हैं तो आ और ए मिलकर क्या बनाता है, ओ बनाता है। तो आ और ऊ मिलकर क्या बनाता है, ओ बनाता है। तो आ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। मतलब इनका उच्चारण स्थान भी कंठ प्लस ओष्ठ होगा। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ प्लस ओष्ठ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम बात करें हमसे अंगूर की, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिका से, और आहा का जो उच्चारण होता है वो होता है वापस कंठ से। तो मैंने इस प्रकार से सभी स्वरों के बारे में बता दिया है कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो किस प्रकार से होता है। और यहाँ पर याद रखना जो मूर्धा, ये मूर्धा से होता है, ऋषा ऋषि। तो पूरे 13 प्रकार, जो 13 स्वरों की संख्या होती है, हमने देखा कि कौन से स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो स्वर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो अभी तक हमने देखा, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको याद रखना कि यहाँ से हम चलते हैं बाहर की तरफ। याद रखना कि सबसे पहले हम कंठ की बात करते हैं, मतलब अंदर के पार्ट से हम मुंह के बाहर वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो कंठ के बाद हम बात करते हैं तालु, तालु के बाद हम बात करते हैं मूर्धा, या फिर हम बात करते हैं दंत, और दंत के बाद हम बात करते हैं ओष्ठ की। तो इसका क्रम अंदर से बाहर की ओर चलता रहता है। तो यहाँ पर कंठ और यहाँ पर तालु, लेकिन तीसरे नंबर पर मूर्धा आता है। लेकिन याद रखना यहाँ मूर्धा नहीं, यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ से होता है, या ओठ से हम बोलते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है अभी तक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट व्यंजन पर। अब व्यंजन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, अब हम उनके बारे में देखते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो अभी मैंने बताया था कि व्यंजन और स्वर क्या होते हैं, सॉरी मैंने स्वर बताया था। अब हम व्यंजन देखते हैं। तो व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उपयोग या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, मतलब वोवेल्स की जरूरत होती है। बिना वोवेल्स के हम स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हम बात करें जैसे अगर हम व्यंजन ले लें का, तो का ये जो व्यंजन है, लेकिन हम उच्चारण देखें तो इसमें कहीं ना कहीं आ का उच्चारण होता है, मतलब स्वर का उच्चारण होता है। तो वोवेल्स के उच्चारण में स्वर की जरूरत पड़ती है। तो जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, बिना स्वर के नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की हम बात करें तो परंपरागत रूप से मूलतः हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें 2 द्विगुण व्यंजन भी पाए जाते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन पाए जाते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। लेकिन मूलतः हिंदी में व्यंजनों को 33 माना गया है, उनकी संख्या 33 मानी गई है। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम और डीपली चलते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब हम थोड़ा सा व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो हमने बात करी अभी कि 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब वो 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हम इनको कुछ वर्ग में बांटते हैं। सबसे पहले आता है का वर्ग। का वर्ग में हम देखते हैं का, खा, गा, गा, ओड़ा, ये 5 व्यंजन क्या आ जाते हैं, का वर्ग में आते हैं। इसके हम बाद आएंगे चा वर्ग पे, इसके बाद हम आएंगे टा वर्ग पे, इसके बाद आते हैं हम ता वर्ग पे, और इसके बाद आते हैं हम पा वर्ग पे। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं।
ये 5 वर्ग जिसमें मैंने आपको बता दिया है, ये 5 वर्ग बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। का वर्ग में ये पांचों आते हैं, चा वर्ग में ये पांचों आते हैं, टा वर्ग में ये पांचों आते हैं, ता वर्ग में ये पांचों आते हैं और इसके बाद पा वर्ग में ये पांचों आते हैं। अब इनका हम उच्चारण स्थान देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो लास्ट ग्रुप हम देख पा रहे हैं, मतलब हर एक वर्ग का लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो उनका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से। मतलब इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है। और हम पहले वर्ग की बात करें, इसके अलावा ये जो 4 डिजिट हमारे पास, सॉरी डिजिट कहाँ से आ गए यहाँ, इसके बाद हम जो 4 अक्षर यहाँ पर देख पा रहे हैं उसका जो उच्चारण होता है वो होता है कंठ से। इनके बाद हम इन चारों की बात करें तो इनका उच्चारण होता है तालु से। इसके बाद इन चारों की बात करें तो इसका जो उच्चारण होता है वो होता है मूर्धा से। इसके बाद हम इन चारों की बात करें तो इनका जो उच्चारण होता है वो होता है दंत से। और इसके बाद हम इन चारों की बात करें तो इनका जो उच्चारण होता है वो होता है ओष्ठ से। इनका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, जो आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो अभी तक हमने पढ़ा था कि घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, एक घोष और दूसरा अघोष या सघोष भी हम बोल सकते थे घोष को। और हमने प्राणत्व के आधार पर भी देखा था, तो उनको भी 2 प्रकार से वर्गीकरण स्वरों में हमने किया था। स्वरों में अभी हमने देखा था पीछे कि एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण की श्रेणी में आता है। इनके अलावा कुछ और व्यंजन भी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो अब हम घोषत्व के आधार पर देखें तो हम पहला ग्रुप जो देख पा रहे हैं हर एक वर्ग का, और जो दूसरा ग्रुप हम देख पा रहे हैं हर एक वर्ग का, ये जो दोनों ग्रुप होते हैं, ये दोनों ग्रुप के जितने भी अक्षर होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अघोष की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा ये जो 3 ग्रुप बच पा रहे हैं कि गा, जा, णा, दा, वा, ये इस प्रकार से ये जो 3 ग्रुप आप देख रहे हैं ये होते हैं सघोष। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि हर एक वर्ग का पहला वाला ग्रुप और दूसरा वाला ग्रुप किसकी श्रेणी में आता है? अघोष की श्रेणी में आता है। और हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां ग्रुप सघोष की श्रेणी में आता है। वहीं हम प्राणत्व के आधार पर देखें तो यहाँ पर पहला वर्ग प्लस तीसरा वर्ग और प्लस 5वां वर्ग, ये तीनों किसकी श्रेणी में आते हैं? अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर का वाला वर्ग, गा वाला वर्ग और ड़ा वाला वर्ग, ये तीनों जो होते हैं, तीनों ग्रुप के जो ग्रुप होते हैं वो क्या किसकी श्रेणी में आते हैं? अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बचा ये खा वाला और ये घा वाला, ये जो दोनों ग्रुप होते हैं वो किन श्रेणी में आते हैं? महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ कि हर एक वर्ग का पहला और दूसरा ग्रुप अघोष कहलाता है, तीसरा, चौथा, 5वां ग्रुप सघोष कहलाता है। और हम हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ग्रुप अल्प प्राण की श्रेणी में आता है और दूसरा और चौथा किस श्रेणी में आता है? महाप्राण की श्रेणी में आता है। इनके उच्चारण स्थान में बता चुका हूँ, का, खा, गा, घा, इन सबका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। और याद रखने का थोड़ा सा ऐसा नहीं हमको याद करना पड़ेगा, याद रखने का एक पहला सा तरीका, हम बात करते हैं कंठ से, मतलब हम शरीर के अंदर वाले हिस्से से बाहर वाले हिस्से की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की, इसके बाद हम आते हैं तालु मतलब जीभ पर, इसके बाद हम मुंह पर आते हैं मूर्धा के बाद हम दांत पर आते हैं और दांत के बाद हम किस पे आते हैं? ओष्ठ मतलब होंठ, जो हमारे सबसे बाहरी हिस्से में आ जाते हैं। तो हम अंदर से बाहर की ओर चलते हैं तो वहां पर याद रखना ऐसे ही हम ऊपर से नीचे ओर चलेंगे और हम कहां से चलेंगे? अंदर से बाहर की ओर चलेंगे। तो हमें याद करने में कोई चीज रटना नहीं पड़ेगा, हमारे दिमाग में ये चीज अच्छे से बैठी रहेगी। और इसका जो 5वां ग्रुप होता है हर एक वर्ग का, उसका जो उच्चारण होता है वो किससे होता है? नासिका द्वारा होता है। तो जहां तक उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक समझ में आ चुका होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से बोल दिया जाता है कि निम्न में से किसका उच्चारण दंत द्वारा नहीं होता है। इनमें से क्या करेंगे? पूरे एक ग्रुप का ये मेंबर दे देंगे और एक कोई दूसरा ग्रुप का मेंबर दे देंगे या दूसरा वर्ग
इनका कोई क्या करेंगे, यहाँ पर अक्षर दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा दंत से उच्चारण नहीं होता है, तो हमें मालूम होगा कि हमें ड़ा जो होता है वो टा वर्ग में आता है। और याद रखना, जो दो द्विगुण व्यंजन की मैं बात कर रहा था, तो इनके साइड में दो द्विगुण व्यंजन पाए जाते हैं, एक ड़ा और एक होता है ढा, जिसके नीचे इस तरीके से बिंदी लगी होती है। तो ये जो दोनों व्यंजन होते हैं, ये दोनों व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ व्यंजन और बचे हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हम उनके बारे में देखते हैं। अब हम बात करते हैं या, रा, ला और वा, शा, सा, सा और हा। हमने देखा था 5 ग्रुप थे, 5 वर्ग थे और पांचों में क्या थे, 5-5 अक्षर थे। मतलब कि हमने 35 व्यंजनों के बारे में पहले बात कर ली। हमने बताया था 33 व्यंजन होते हैं, 33 के अलावा 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, तो उनके बारे में भी हमने अभी देख लिया कौन से होते हैं। अब हम इसके अलावा जो व्यंजन बचे उनकी बात करते हैं। तो या, रा, ला, वा, ये 4, सा, शा, शा, हा, ये 4 होते हैं। ये जो होता है हम इनको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बोल सकते हैं हम इनको। क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और ये जो होते हैं हम इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, अब हम इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो या, रा, ला, वा, ये 4 और ये 4, अब इनका उच्चारण स्थान। तो हम बात करें या की, तो या का जो वो होता है जिसे हम बोलते हैं तालु से, जो किस वर्ग में आता है, तालब। किस वर्ग में आता है, तालब में आता है। हम रा और ला की बात करें तो ये होता है इनका उच्चारण स्थान वस, या हम इनको दंत मूल, या फिर हम इनको मसूड़ा, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है वर्ष से। तो रा और ला किससे बोलते हैं, वर्ष से बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये जो सा होता है, सा का भी किससे होता है, तालु से होता है इसका उच्चारण स्थान। हम बात करें शा की, तो इस सा का जो होता है वो होता है, इस सा का उच्चारण मूर्धा से होता है, और इसका जो होता है वो होता है वर्ष से। और हा का उच्चारण होता है कंठ से, हा का उच्चारण होता है कंठ से। और यहाँ पर ये रह गया, तो इसका होता है दंतोष्ठ से। इसका किससे होता है, दंतोष्ठ से होता है। यहाँ तक मैंने ये जो चारों थे अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये चारों व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो हमें मालूम होना चाहिए या, रा, ला, वा चारों अंतस्थ व्यंजन है। हम वहीं ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 होते हैं, शा, शा, सा, हा, ये चारों भी ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है हमने अभी देख लिया है। अब हम बात करते हैं ये अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। तो याद रखना, ये जो होते हैं या, रा, ला, वा, इनकी अगर हम बात करें तो ये अघोष होते हैं, ये अघोष होते हैं। और इसके बाद ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं, ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। और वहीं हम बात करें इन चारों की, तो ये चारों भी क्या ये सघोष होते हैं, ये सघोष होते हैं और महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। और ये अघोष होते हैं और ये भी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। इसमें जो हा होता है वो सघोष होता है। यहाँ से एक चीज और याद रखना, जो हा होता है वो किसकी श्रेणी में आता है, सघोष की श्रेणी में आता है। तो ये इस तरीके से इनका उच्चारण स्थान होता है। तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि
इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ये सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, या अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं या महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। मैंने थोड़ा सा एक आपको कंफ्यूजन में थोड़ा सा गलत बता दिया, ये सघोष और अल्प प्राण होते हैं, सॉरी इसमें सुधार कर लेना, ये सघोष और अल्प प्राण होते हैं और ये तीनों चारों क्या होते हैं, अघोष और महाप्राण होते हैं। लेकिन जिसमें हा होता है, सिर्फ हा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये सघोष होता है। तो इस तरीके से हमने इनका उच्चारण स्थान देखा। अब हमारे पास जो 4 व्यंजन और बचे हैं, मात्र इसके लास्ट टॉपिक जो संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वो 52 प्रकार के होते हैं या 52 होते हैं, जिनमें हमने 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में बात की थी। तो अब हम उन 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में देखते हैं। जो इस टॉपिक में सबसे लास्ट चीज रह गई है, जहाँ तक उम्मीद है इस टॉपिक का जो मेन चीज थी वो जो पेपर में पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम, हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं और एक अच्छे तरीके से आपको एक क्लियरिटी बनी होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। अब हम बात करते हैं 4 संयुक्त व्यंजन की। तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्रा। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? तो हम इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। नाम से स्पष्ट हो पा रहा है संयुक्त मतलब कि नहीं 2 व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। पेपर में यहाँ से काफी टाइम क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या ही नॉर्मली पूछ लेते हैं। तो याद रखना संयुक्त व्यंजनों की संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। और ये 4 हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे ऑप्शन में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है और इनमें से कोई एक ऑप्शन में रख दिया जाता है। तो हमें इसकी पहचान होनी चाहिए कि 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अब ये 4 संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, मतलब कि हर एक व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बनता है, इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब ये किस प्रकार के कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बनते हैं हम उनके बारे में देखते हैं। ये जो छा होता है ये होता है का प्लस सा से बनता है। हम त्रा की बात करें तो ये बनता है ता प्लस रा से। वहीं हम ज्ञा की बात करें तो ये बनता है जा प्लस रा से। वही हम शा की बात करें तो ये बनता है शा प्लस रा से। तो इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। यहाँ पर हम का और शा से बनता है, त्रा ता और रा से बनता है, ज्ञा जा और रा से बनता है, स्रा शा और रा से बनता है, इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। पेपर में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कि शा से क्षत्रिय जो होता है वो किन 2 संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बनना होता है। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए किस व्यंजनों से मिलकर बना होता है, तो जो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख चुका हूँ। तो दोस्तों आज हमने पूरे इस क्लास में अभी तक देखा वर्णमाला में जो भी मेन टॉपिक थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। हो सकता है आपके माइंड में इनको लेकर अच्छे से कॉन्सेप्ट बना होगा, थोड़ी सी क्लियरिटी ज़रूर आई होगी। और यदि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें और कुछ चैप्टर जो आप इसमें पढ़ना चाहते हैं हमें सजेस्ट करें ताकि हम वो चैप्टर आपके लिए लाएं। और यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। और इसी तरीके से हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।